एपिसोड 642। उसने कहा, प्लीज पापा, कहीं मारिया के सामने ऐसी बात ना कहते। मैं हंसने लगा। मुझे कुछ याद आया तो मैंने कहा, तुम्हारी एक बहुत बुरी आदत है, तुम कभी मुस्कुराते नहीं हो। तुम्हारे चेहरे पर जो गहरी संजीदगी है वो मेरे बाप के चेहरे पर भी नहीं थी। तुम्हें पता है, पारस नॉर्मल रहता है तो मुस्कुराकर मारिया से बातें करता है। अगर तुम नहीं मुस्कुराओगे तो अपनी भाई की जान बचाने में नाकाम रहोगे। मेरी समझ में नहीं आता आखिर लोग क्यों मुस्कुराते हैं, उन्हें क्या तकलीफ होती है। जितना वक्त मुस्कुराने में ज़ाया करते हैं उतनी देर में कोई किताब पढ़ लें, किसी इंसान की स्टडी कर लें, किसी की नफ्सियात को समझने की कोशिश करें, या इतनी देर में कोई हुनर ही सीख लें। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा, लेकिन पारस अव्वल का रोल अदा करने के लिए मुस्कुराना ज़रूरी है। जब मुस्कुराने का मरहला आएगा तो मैं मारिया से निमट लूंगा। मुश्किल यह है कि मुझे लड़कियां जहर लगती हैं। कोई करीब आती है तो यूं लगता है एक कड़वी गोली हुस्न की मिठास में लिपट कर आ रही है। लाख कोशिश करने के बावजूद मैं खुश मिजाजी का मुजाहरा नहीं कर सकता। अब देखूंगा भाई के लिए क्या कर सकता हूं। पारस दोम इस मामले में मुझसे बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये ज़रूरी नहीं था कि बाप शैतान हो तो बेटा शैतान, बाप मौलवी हो तो बेटा मौलवी निकले। कभी मौलवी के घर शैतान और शैतान के घर मौलवी पैदा हो जाता है। अपने माहौल और परवरिश के मुताबिक बच्चे का मिजाज बनता है। पारस अव्वल शीबा, सोनिया और आमना के ज़ेरे असर रहा। उन्होंने उसे हर तरह का इल्म सिखाया, हर तरह की तरबियत दी, लेकिन उसे किसी बात का पाबंद नहीं रखा। उसे कभी ये नहीं कहा कि फ़ला काम करो और फ़ला ना करो। ये उसकी जहानत और सूझबूझ पर छोड़ दिया गया। उन्होंने कभी पारस अव्वल से ये नहीं कहा किसी लड़की से कभी दोस्ती ना करना, और ये भी ज़रूरी नहीं समझा कि लड़कियों से दोस्ती करते फिरो। सोनिया जिंदा दिल थी, शीबा और आमना भी हंसती बोलती रहती थीं। यही जिंदा दिली पारस अव्वल के हिस्से में आई थी। उसने कभी लड़कियों से दोस्ती नहीं की, ये उसकी अपनी जहानत और सूझबूझ थी। जब उसने जोजो में ज़्यादा दिलचस्पी लेनी शुरू की तब भी उन्होंने कोई पाबंदी आयद नहीं की। उन्हें अपनी परवरिश पर पूरा यकीन था कि पारस अव्वल कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। जोजो से दिलचस्पी है, मोहब्बत है, लगाव है, तो इसमें पाकीज़गी भी है। दूसरी तरफ पारस दोम को परवरिश के लिए रसवंती का माहौल मिला। वो मेरी तरफ से बिल्कुल ही नाला थी कि मैं क्यों रंगीन मिजाज हूँ और लड़कियों से दोस्ती करता रहता हूँ। वो ऐसी कोई बात अपने बेटे में नहीं देखना चाहती थी, इसलिए शुरू से पाबंद करती थी। उसे समझाती थी कि लड़कियों से दूर रहना है, ये जहरीली नागनें होती हैं, ऊपर से मासूम दिखाई देती हैं मगर ज़िंदगी में रफ्ता रफ्ता जहर खोल देती हैं। पारस दोम की आदत थी, वो माँ की अच्छी बातों से मुतासिर होता था, उन पर अमल करता था, लेकिन जो बात उसके अपने मिजाज के खिलाफ होती उसे सिर्फ सर झुकाकर सुन लेता था। उसका ख्याल था कि वो सिर्फ पैदाइशी तौर पर लड़कियों से बेजार है। मामा की नसीहतों का कोई असर नहीं है। और नसीहत होती क्या है? एक बच्चा बचपन से जवानी तक माँ बाप की नसीहतें सुनता आता है, लेकिन जवानी में अपनी मनमानी करता है। बहरहाल मामला कुछ भी हो, पारस दोम वाकई लड़कियों से बेजार रहता था। इस बेजारी के बावजूद वो बद-इख्लाक नहीं था। किसी से सामना हो जाता तो बड़े ही महज़्ज़ब अंदाज में दो बातें करके गुजर जाता था। मारिया रात का खाना खाकर अपने वालिदैन के कमरे से आई तो मैं उस कमरे से चला गया। मारिया ने उसके पास बैठकर उसके हाथों को दोनों हाथों में लेकर कहा, मुझे अफसोस है तुम्हें इतनी देर तक तन्हा रहना पड़ा। उसने जवाब दिया, हम दोनों को कभी कभी तन्हाई की आदत डालनी चाहिए। कभी बुरा वक्त पूछ कर नहीं आता। तकदीर ना मेहरबान हो तो देखते ही देखते दो चाहने वालों को जुदा कर देती हैं। मैं तुमसे कभी जुदा नहीं होंगी। वो जज्बाती अंदाज में उससे लिपटना चाहती थी। उसने अचानक खांसते खांसते दूसरी तरफ करवट बदल ली। वो लिपटने के लिए झुक रही थी, तकिए पर औंधे मुंह हो गई, फिर हंसते हुए बोली, तुम उधर गए, मैं इधर गिर पड़ी। वो सीधी तरह बैठकर खिलखिलाते हुए हंसने लगी। पारस फिर चारों शाने चित हो गया। फिर बोला, क्या तुम सोच सकती थी कि मुझे अचानक खांसी आ जाएगी? मैं भला कैसे सोच सकती थी? इसी को हालात कहते हैं। अचानक मुझे खांसी आई, मैं इधर हो गया, तुम उधर गिर पड़ी, यानी हम मिलते मिलते जुदा हो गए। अरे हाँ, हम वाकई मिलते मिलते जुदा हो गए, जबकि हम ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। अरे पारस, तुमने पहली बार इतनी अकल वाली बात की है। क्या तुम अच्छी तरह सोचने समझने और बातें करने लगे हो? हाँ, मेरे अंदर तुम्हारा जहर भर गया है और मैं तुम्हारी तरह अक्लमंद हो गया हूँ। वो खुश होकर बोली, मेरी तरह अकल वाली बातें करने लगे हो? अगर तुम मेरे अंदर और जहर भरने लगोगी तो मैं और अक्लमंद हो जाऊंगा।
वो कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन मैंने तो तुम्हारे अंदर से अपना सारा जहर चूस लिया था, जड़ी बूटियों से तुम्हारा इलाज किया था, फिर ये कि डॉक्टर भी तुम्हारा इलाज कर रहे हैं। इसके बाद मेरा जहर तुम्हारे अंदर कैसे भर सकता है? मेरी अकल तुम्हारे अंदर कैसे आ सकती है? मारिया, तुमने पापा से कसम खाकर कहा था अपना जहर मेरे अंदर नहीं पहुंचाती हो, लेकिन मैं जानता हूं मेरे अंदर ये पहुंचता रहता है। तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम नादानिस्तगी में ऐसा करती हो। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो ये मोहब्बत मेरे अंदर पहुंच जाती है। पारसदोम उसे समझाने लगा कि किस तरह प्यार करने से उसका जहर उसके अंदर मुंतकिल होता है। वो हैरत से सुन रही थी। फिर बोली, अगर ऐसा है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि मेरा जहर तुम्हें अक्लमंद बना रहा है। यही तो मैं चाहता हूं कि एक आध बार जहर अच्छी तरह मेरे जिस्म में जाए, ताकि मैं और अक्लमंद हो जाऊं। तुम क्या चाहते हो? वादा करो जो कहूंगा उस पर अमल करोगी। मेरी जान तुम्हारे लिए है और जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। मैं वादा करती हूं जो कहोगे उस पर अमल करूंगी। आइंदा तुम मुझे प्यार न करना। अगर मैं नॉर्मल न रहूं और तुमसे प्यार करने की जिद करूं तब भी ऐसा न करना। ठीक है, ऐसा नहीं करूंगी, लेकिन मेरा जहर तुम्हारे अंदर कैसे जाएगा? याद है पहली बार तुमने मेरी हथेली के पुष्ट को चूमना चाहा था और वहां काट लिया था? हाँ, मुझे याद है। बस तो फिर तुम्हारा प्यार करने को जी चाहे तो मेरी हथेली के पुष्ट पर काट लिया करो। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम्हें यकीन नहीं है तो अभी काट लो, लेकिन तुम्हें ज्यादा तकलीफ पहुंचेगी। इससे क्या होता है, तुम जहर फिर चूस लेना। वो जहर बराए नाम मेरे अंदर रहेगा और मुझे अक्लमंद बनाता रहेगा। वो सोचते हुए कुछ परेशान होते हुए दरवाजे की तरफ देखने लगी। फिर बोली, मेरा दिल बहुत चाहता है कि किसी को काट लूं। तुम मेरी ये ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो, लेकिन तुम चीख पड़ोगे, अस्पताल वालों को खबर हो जाएगी। फिर क्या होगा? तुम ये दरवाज़ा अंदर से बंद कर दो। मैं मुंह में रुमाल ठूंस लूंगा, मेरे अंदर से चीख नहीं निकलेगी। ओह पारस, तुम कितने अच्छे हो, मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो, मेरी ख्वाहिश का कितना ख्याल रखते हो। ये कहते हुए वो फिर लिपटना चाहती थी। पारस ने उसके बाजू दोनों हाथों से थाम कर कहा, देखो, अभी तुमने वादा किया था मुझसे इस तरह प्यार नहीं करोगी। क्या इतनी जल्दी भूल गई? वो फौरन सीधी तरह बैठकर शर्मिंदगी से बोली, सॉरी, मैं भूल गई थी, अब नहीं भूलूंगी। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम एक बार किसी को काट लेती हो तो फिर दूसरी बार कब काटने की ख्वाहिश होती है? मेरे डैडी मुझे दिन, महीने और साल का हिसाब समझा रहे हैं। इस हिसाब से मेरा अंदाज़ा है एक बार काटने के बाद कोई महीने 2 महीने बाद दूसरी बार ख्वाहिश पैदा होती है। अभी मैंने काटने के लिए कहा तो तुम खुश हो गईं। क्या पहले तुम्हारे दिल में ख्वाहिश नहीं थी? ज़रूर थी, लेकिन मैं इस ख्वाहिश को दबाती रही। तुमने अभी कहा है कि मैं किसी तरह प्यार और मोहब्बत के ज़रिए तुम्हारे अंदर जहर मुंतकिल करती रहूं। शायद इसी वजह से भी ख्वाहिश अब पहली जैसी शदीद ना रही हो। फिर भी काटने का शौक़ बचपन से है। ये ख्वाहिश कभी कम और कभी ज़्यादा होती है, मगर होती ज़रूर है। ठीक है, दरवाज़ा बंद कर दो। वो हिचकिचाते हुए बोली, पारस, वो जो हम प्यार करते हैं ना, वही अच्छा लगता है। मैं काटने की ख्वाहिश को आहिस्ता आहिस्ता दबा दूंगी, ख़त्म कर दूंगी। देखो मारिया, जब मैं होश व हवास में नहीं था तो मुझे कुछ मालूम नहीं था कि तुम मुझसे किस तरह प्यार करती हो, लेकिन अब मैं नॉर्मल हूँ, होश में रहता हूँ और ये बात समझता हूँ कि हमें शादी से पहले ऐसा नहीं करना चाहिए। ये गुनाह है, अल्लाह ताला नाराज़ होता है। क्या हम शादी के बाद ऐसा कर सकते हैं? बेशक, लेकिन अभी तुम्हारी शादी की उम्र नहीं हुई। कानून के मुताबिक जब तुम 19 या 20 बरस की हो जाओगी तब शादी हो सकेगी। हम कभी कभी गले तो लग सकते हैं, कभी नहीं। मैं खुदा से डरता हूं, तुम्हें भी डरना चाहिए। देखो, फिर तुम अपना वादा भूल रही हो। क्या ये अच्छी बात है? वो एक गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है, मैं अब नहीं भूलूंगी। अगर तुम अल्लाह से डरोगी तो हमेशा तुम्हें वादा याद रहेगा। मेरी मम्मी और डैडी मुझे गॉड के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। तुम भी मुझे खुदा के मुताल्लिक बताते रहोगे तो मैं वही करूंगी जैसा तुम चाहते हो। वो उसके पास से उठकर गई, दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। पारस ने एक रुमाल लेकर मुंह में ठूंस लिया। वो उसके पास आई, उसके एक हाथ को मोहब्बत से थामकर अपनी पेशानी से अपनी आंखों से लगाया, फिर हथेली के पुष्प पर अपने होंठ रख दिए। उसके बाद बड़े प्यार से मगर बड़ी सख्ती से अपने दांत उसमें पेवश कर दिए। उसके मुंह से दबी दबी सी चीख निकली। अगर मुंह में रुमाल ना होता तो उसकी कर्दनाक चीख दूर तक गूंजती हुई जाती। वो तड़पने लगा था, एड़ियां रगड़ रहा था।
मारिया थोड़ी देर तक एक जज्ब के आलम में रही, जैसे बरसों की दबी हुई ख्वाहिश पूरी हो गई हो। फिर वो पारस को तड़पते देखकर चौंक गई। उसके सर पर मोहब्बत से हाथ फेरा, उस पर एक नजर डाली, फिर उसकी हथेली की पुष्ट पर आकर झुक गई। अपने होंठ वहां रखे जहां थोड़ी देर पहले काटा था। अब वो अपना जहर चूसने वाली थी। दूसरे ही लम्हे उसके हलक से चीख निकली। जैसे ही उसने पहली बार चूसा, वैसे ही उसे जलन का एहसास हुआ, जैसे उसके मुंह में और हलक के अंदर आग उतरती जा रही हो। वो तड़पकर फर्श पर गिर पड़ी थी, फिर मुंह पर हाथ रखकर हाय हाय कर रही थी। हमारी महज़िब दुनिया के बास ममालिक में ऐसे गैर महज़िब कबीले भी हैं जो आज भी शैतान को और सांपों को पूजते हैं। खुसूसन सपेरों की बस्ती में एक विष कन्हैया यानी जहरीली लड़की की परवरिश ज़रूर होती है। ऐसी लड़की जवान होते होते इस कदर जहरीली हो जाती है कि जहरीले सांप उसे काटने के बाद खुद मर जाते हैं। उस पर तेज़ और ज़ूद असर मनशियात का कोई असर नहीं होता। एक बार डॉक्टरों ने मारिया को जल्दी सुलाने के लिए नींद की कई गोलियां खिलाई थीं और वो बड़े आराम से खाकर देर तक पारस के साथ जागती रही थी। लेकिन ऐसी जहरीली लड़कियों पर एक चीज़ असर करती है, वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती, और वो है मिर्च। अगर ज़रा सी मिर्च उनके मुंह से लग जाए तो वो तड़पने लगती हैं। मारिया भी तड़प रही थी। उसे मीठा खाने की आदत थी, ख़ास तौर पर उसके लिए मीठी चीज़ें कमरे में रखी जाती थीं। वो फर्श पर रेंगते हुए एक मेज़ के पास आई, फिर उठकर एक डब्बे को खोला, उसमें से कोको चॉकलेट निकालकर जल्दी जल्दी चूसने लगी। मैं उसके दिमाग में रहकर सबको देख रहा था। फिर मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। मैंने पूछा, क्या बात है बेटी, तुम अभी चीख रही थी? उसने घबराकर पारस की तरफ देखा। मैंने भी उसकी तरफ देखते हुए पूछा, इसे क्या हुआ? वो हिचकिचाते हुए बोली, पापा ये मुझे काटने के लिए कह रहा था। मैंने इसे काटा ज़रूर है, ये सोच कर के जहर चूस लूंगी, लेकिन जैसे ही चूसने के लिए होंठ रखे मेरे अंदर आग सी लगने लगी। वो चॉकलेट चूस रही थी और कह रही थी, मेरी समझ में नहीं आता मैं अपना जहर कैसे चूसूं, ये तो मर जाएगा, इसे किसी तरह बचा लीजिए। तुम इसे दिलो जान से चाहती हो, तुम ही इसे बचा सकती हो। प्लीज़ बेटी, तुम ही इसका जहर वापस चूस लो। लेकिन मैं इससे मुंह लगाती हूं तो जलन सी होने लगती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल डॉक्टर इसे तरह तरह की दवाएं खाने को देते हैं, पता नहीं कैसे कैसे इंजेक्शन लगाते हैं। ये उन्हीं का असर है, इसीलिए तुम्हें जलन होती है। लेकिन तुम्हें कुछ तो कुर्बानी देनी चाहिए, इस जलन को बर्दाश्त करना चाहिए। मैं उसे समझा मना कर फिर पारस के पास लाया। वो उसकी हथेली पर झुकी, डरते डरते वहां होंठ रखे। फिर जैसे ही जबान रखकर चूसना चाहा तो चीख निकल गई। वो फिर तड़प कर पीछे हट गई। मैंने उसे गिरने से पहले ही संभाल लिया। सहारा देकर चॉकलेट के पैकेट के पास लाया, उसके मुंह में एक चॉकलेट रखा। वो जल्दी जल्दी चूसने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, चेहरा सुर्ख हो गया था। जलन बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने डॉक्टरों को बुलाया। वो पहले से जानते थे कि हम क्या ड्रामा प्ले कर रहे हैं। मैंने उसके सामने यूं ही मुख्तसर सी बात बताई कि इसने पारस को काटा है और अब जहर चूसना चाहती है तो खुद जलन महसूस करती है। डॉक्टरों ने कहा कि कोई बात नहीं, हम अभी पारस को ले जाकर इसका मुआयना करते हैं। जिस्म में जो जहर फैल रहा है उसे निकालने की कोशिश करते हैं। हम पारस को एक स्ट्रेचर पर डालकर अस्पताल के दूसरे हिस्से में आ गए। वहाँ एक कमरे में लाकर दरवाजे को बंद किया। हमने मारिया को कॉटेज में छोड़ दिया था। दरवाज़ा बंद करने के बाद मैंने कहा, बेटे आंखें खोल दो। पारस ने आंखें खोल दी, उठकर बैठ गया। मैंने उसकी कमीज़ के बटन खोले, फिर उसकी कमीज़ उतारी। उसके दोनों हाथों में हथेली से लेकर शानों तक रबर का खोल चढ़ाया गया था। वो रबर बिल्कुल उसकी जिल्द के रंग से मिलता जुलता था। रबर 2 सूत मोटा था। इस मोटाई की तह में स्टेनलेस स्टील की एक प्लेट थी, ताकि मारिया अपने दांत पेवस करना चाहे तो वो दांत रबर से गुजर कर पारस की जिल्द तक ना पहुंचे। बीच में वो प्लेट आ जाए तो फिर उस प्लेट से एक बारीक नलकी मुंसलिक थी। वो नलकी हथेली की पुश से नीचे बगल तक गई थी। बगल के नीचे रबर की एक थैली थी जिसमें एक घूंट के बराबर पानी भरा हुआ था और उस पानी में मिर्चें हल की गई थीं। जब मारिया जहर चूसने के लिए आई थी तो पारस ने अपनी बगल में दबी हुई थैली को होले से दबाया तो मिर्च वाला पानी नलकी से गुजरता हुआ उसकी हथेली की प्लेट तक पहुंच गया। मारिया ने दोबारा कोशिश की। दोनों बार वो मिर्च का पानी उसकी जबान तक पहुंचा तो वो तड़पने लगी थी। वो ज़हीन नहीं थी, लेकिन कुन सहन भी नहीं थी। दरअसल महज़िब दुनिया से दूर रहने के बायस वो ऐसी चालाकियों को समझ नहीं पाती थी। हमने उसे बाद में समझाया कि पारस के जिस्म से जहर निकालने में काफ़ी वक्त लगेगा। अब वो सुबह कॉटेज में लाया जाएगा। चूंकि सुबह तक फुर्सत थी,
इसलिए पारस के दोनों बाजुओं से रबर का खोल निकाल दिया गया था। अब दूसरा मरहला बाकी था। इस मरहले में पारस के होंठों पर रबर का खोल चढ़ाना था। उस रबर के खोल में भी मिर्च का पानी होता। जब वो प्यार के मरहले से गुजरने की जिद करती तो वहां भी उसे मिर्चें लगती। इस तरह वो काटने और प्यार करने से परहेज करने लगती। जो बच्चे 3 बरस तक भी दूध नहीं छोड़ते, उनकी माएँ उनसे दूध छुड़ाने के लिए कुछ ऐसी ही कड़वी कसीली दवाएं इस्तेमाल करती हैं। दूसरे दिन यही हुआ। मारिया ने कहा, अब मैं तुम्हें कभी नहीं काटूंगी। वही हमारी मोहब्बत का तरीका अच्छा है। पता नहीं क्यों तुम्हें एक बार प्यार करती हूं तो घंटों उसके मुताल्लिक सोचती रहती हूं। उस बेचारी को क्या मालूम था कि अब वो घंटों हाय हाय करती रहेगी। जब उसने जिद की और पारस ने उसे इजाज़त दी तो वही हुआ जो हम चाहते थे। जिस तरह जहर इंसान को रास नहीं आता, उसी तरह मिर्चें जहरीले अफराद के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती हैं। बड़ी देर तक चॉकलेट मुंह में रखने के बाद उसे थोड़ा करार आया। वो परेशान होकर बोली, ये क्या हो रहा है? तुम्हारे डॉक्टर ने तुम्हें कैसी दवाएं खिलाई हैं? तुम्हें कैसे इंजेक्शन लगा रहे हैं? मेरे लिए ये सारी दवाएं मुसीबत बन गई हैं। अब हम कैसे मोहब्बत करेंगे? मैं तुम्हें पहले ही समझा चुका हूं, जब तक शादी नहीं होगी दूर ही दूर से मोहब्बत करेंगे। क्या शादी के बाद तुम्हारे अंदर से दवाओं का असर खत्म हो जाएगा? फिर मुझे जलन महसूस नहीं होगी। उस वक्त तक मैं नॉर्मल हो जाऊंगा, तुम भी नॉर्मल हो जाओगी। तुम्हारे अंदर से बड़ी हद तक जहर खत्म हो जाएगा। ये बातें अब उसकी समझ में आ रही थीं। अगर वो ना समझती तब भी पारस के करीब जाने का हौसला नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ पारस अव्वल 2 दिन से डॉक्टरों को परेशान कर रहा था। मुझसे बार बार कहता था, मारिया कहाँ है? उसे बुलाओ या मुझे उसके पास जाने दो। डॉक्टर उसे नींद की दवाएं देते थे, ज्यादातर सुलाकर रखते थे और अपनी दवाओं का असर देखते रहते थे। उसके मुताबिक पारस दोम भी ऐसी एक्टिंग करता था जैसे उसे नींद की दवाएं दी गई हों और वो ज्यादा से ज्यादा सोता रहता हो। मारिया उसे दवाओं के जेर असर समझकर दूर रहती थी। यूं पारस की दिली तमन्ना पूरी हो जाती थी। 1 हफ्ते बाद पारस ने कहा, आप जानते हैं मैं किस कदर मसरूफ़ रहता हूं। मैं ये नहीं कहूँगा कि यह हफ्ता मैंने ज़ाया किया है। अपने भाई की जान बचाने के लिए तमाम मसरूफियात छोड़कर आ गया। अब वो ख़तरे से बाहर है, मुझे जाना चाहिए। वो दुरुस्त कह रहा था। पारस अव्वल अब ख़तरे से बाहर था। पारस दोम उस कॉटेज से निकल कर आया था। हमने पारस अव्वल को फिर उसकी जगह पहुंचा दिया था। इस 1 हफ्ते में डॉक्टरों ने अपनी तवक्कुआत से ज़्यादा कामयाबी हासिल की थी। वो अब नॉर्मल रहने लगा था। सिर्फ होश में आने के बाद मारिया को पूछता था। ऐसे वक्त मैंने समझाया, बेटे वो अक्सर हमारे पास आती है, लेकिन ऐसे वक्त तुम नॉर्मल नहीं रहते। मेरा ख्याल है मैं नॉर्मल हो रहा हूँ। वो तुम्हारे पास आएगी तो तुम उसे अपने सामने देखोगे और यकीन करोगे कि वो तुम्हारे पास आया करती थी। दूसरी तरफ मैंने मारिया को समझाया कि वो नॉर्मल तो हो गया है, लेकिन बहकी बहकी बातें भी करता है। मुझसे कह रहा था कि मारिया कितने दिनों से नज़र नहीं आई, हालांकि तुम उसके पास आती जाती रहती हो। तुम उसे यही समझाना कि पहले तुम नॉर्मल नहीं थे, अब डॉक्टरों के इलाज से फ़ायदा हो रहा है। इस तरह हमने 1 हफ्ते बाद पारस अव्वल को मारिया से मिला दिया। हम टेलीपैथी जानने वालों को दोनों दिमागों में जगह मिल जाती थी। हम में से कोई ना कोई ख्याल खानी के ज़रिए उनके दरमियान मौजूद रहता था और इस बात का ख्याल रखता था कि कहीं मारिया की जहनी रौ बहक ना जाए और फिर वो मोहब्बत पर आमादा ना हो जाए। 1 माह गुजर गया। मारिया ने ऐसी मोहब्बत की जुर्रत नहीं की जिसमें मिर्चें लगती हों। दूसरे माह पारस बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। ऐसा सिर्फ डॉक्टरों के इलाज से नहीं हुआ था। मेरे दोनों बेटों में ज़बरदस्त क़ुव्वत इरादी थी। वो दोनों ही मुस्तकिल मिजाज थे और उनमें ये सलाहियतें शमा बीनी के ज़रिए पैदा हुई थीं। हम चाहते थे कि वो शमा बीनी करते रहें और इस तरह मुख्तलिफ मराहिल तय करते हुए एक दिन टेलीपैथी का इल्म हासिल कर लें। लेकिन इतनी मुद्दत गुजरने के बावजूद उनमें ख्याल खानी की सलाहियतें पैदा नहीं हुई थीं। वैसे इसका फ़ायदा ये ज़रूर हुआ कि शमा बीनी के ज़रिए इर्तिकाज़ तवज्जो की मश्क हो गई। पारस दोम जब मारिया के रूबरू आया था तो उसकी आंखों से मुतासिर नहीं हुआ था। हालांकि आंखें बहुत ही जहरीली और पुरकशिश थीं, अपनी तरफ खींच लेती थीं। लेकिन जो बचपन से शमा की लौ को अपनी आंखों में, अपने दिमाग में और अपनी रूह में जज्ब कर लेता हो, उसे भला किसी की आंखें क्या सहरज़दा कर सकती थीं। यही सलाहियत पारस अव्वल में भी थी। चूँकि मारिया का जहर उसकी रगों में दौड़ रहा था और उसके दिमाग को कमज़ोर बना चुका था, इसलिए वो उस लड़की की आंखों से मुतासिर हो जाता था और हमारे मुकाबले में उसी की बात मानता था। इलाज के दूसरे माह जब उसकी दिमागी तवानाई पूरी तरह बहाल हो गई तो मारिया की जहरीली आंखें उसके सामने बेअसर हो गईं।
मैंने अपने बेटे में ये दो बड़ी तब्दीलियां देखीं। एक तो ये कि उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा सख्ती आ गई थी, जैसे वो कोई पुख्ता उम्र का जवान हो। शायद ये जहर का असर था, और शायद ये भी जहर का असर था कि उसकी आंखें पहले से ज्यादा चमकीली और मकनातीसी हो गई थीं। मैंने उसे पारस डोम के मुताल्लिक बताया। वो यहाँ आया था, उसने तुम्हारी जगह ली थी और तुम्हें मारिया के जहर से दूर कर दिया था। वो 1 हफ्ते तक उससे निमटता रहा, और ये उसी की कोशिशों का नतीजा है कि मारिया अब तुमसे दूर ही दूर रहकर मोहब्बत करती है। इस तमाम ड्रामे की प्लानिंग किसने की थी? तुम्हारे भाई ने। जिस तरह तुमने एक बार कहा था, मैं तुम्हारे तरीक़ाकार के मुताबिक तुम्हें अमल करने दूं और तुम्हारे मामले में मुदाखलत ना करूं, इसी तरह तुम्हारे भाई ने भी यही किया। मैंने उसके मामले में एक ज़रा मुदाखलत नहीं की, हत्ता कि टेलीपैथी का सहारा भी नहीं दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मामा तो बहुत खुश होंगी, उनके बेटे ने मेरी जान बचाई। जो काम बड़े बड़े तजुर्बेकार डॉक्टर ना कर सके, वो उसने कर दिखाया। उसने बेशक एक ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दिया है, लेकिन मैं मामा की ये बात नहीं मानूंगा कि वो मुझसे बरतर है। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, भाई अपनी मामा का दिल रखने के लिए मान लो। जब मैं अपने भाई को कमतर नहीं समझता और ना ही वो मुझसे कमतर है, तो फिर मैं बरतर क्यों तस्लीम करूं, जबकि मैं भी उससे कमतर नहीं हूं। माना कि आज उसका एक कर्ज मुझ पर है, खुदा न खास्ता कभी उस पर कोई मुसीबत आई तो मैं ये कर्ज उतार दूंगा। बेशक तुम दोनों भाइयों में इसी तरह एक दूसरे के काम आने का जज्बा होना चाहिए, लेकिन फिलहाल तुम बाबा साहब के इदारे तक महदूद रहोगे। तुम्हारा भाई अमेरिका जाने वाला है। उधर रसवंती अपने बेटे की कामयाबी पर फूली नहीं समा रही थी। बेटे ने कहा, पारस यहाँ आएगा तो मैं चला जाऊंगा। अब जाने की क्या ज़रूरत है? मैं तुम्हारे बाप से कह दूंगी कि तुमने अपनी जहानत और भरपूर सलाहियतों से खुद को बरतर साबित कर दिया है। कोई तुम्हारी मिसाल पेश नहीं कर सकेगा। अब दूसरे मसाइब को दावत देने के लिए कहीं जाना दानिशमंदी नहीं है। मामा, आप मेरे एक ही कारनामे से खुश हैं। ज़रा पारस अव्वल के कारनामों का हिसाब कीजिए। वो एक ऐसे कले में कैद था जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। आप में से कोई ख्याल खानी करने वाला वहां पहुंच नहीं सकता था। खुद पारस अव्वल का दिमाग आप लोगों की ख्याल खानी को कबूल नहीं करता था। ऐसे में उसने तन्हा अपनी भरपूर सलाहियतों का मुजाहरा किया, तन्हा अपने बल पर उस कले से निकला, और पापा जिस औरत को यहां जमानत के तौर पर तलब कर रहे थे, उसे भी अगवा कर लिया। वो मुंह फेर कर दूसरी तरफ देखने लगी। पारस ने उसके सामने आकर दोनों बाजू उसकी गर्दन में डालकर कहा, आप मान लीजिए, वो बहुत दिलेर है, खतरनाक हद तक ज़हीन है। वो अफ्रीका के जंगलों में सिर्फ इंसानों से नहीं, दरिंदों से भी लड़ता हुआ गुजरा है। उसने तमाम रात ताक़ुब करने वालों को दहशत में मुब्तला रखा। जब वो हेलीकॉप्टर में उसे तलाश करने आए तो उसने हेलीकॉप्टर मार गिराया। ये कोई मामूली बात नहीं है। रसवंती ने नाराज होकर अपनी गर्दन से उसके दोनों बाजू अलग कर दिए। फिर पूछा, क्या तुम ऐसे कारनामे अंजाम नहीं दे सकते? मुझे मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह ऐसा ही कर दिखाऊंगा, लेकिन आप जरा सोचिए, जब मास्कमैन के आदमी अपनी चालाकियों से सलारा को अगवा करना चाहते थे तो पारस ने कितनी जहानत से उनका मुकाबला किया था और उनका हेलीकॉप्टर ले उड़ा था। मामा, आप मान लीजिए, वो दूसरा फरहाद अली तैमूर है। रसवंती एक कदम पीछे हटकर गुस्से से बोली, क्या बकवास करते रहते हो? दूसरे फरहाद अली तैमूर तुम हो। देखो, मुझे गुस्सा ना दिलाओ। आप खामखा गुस्सा कर रही हैं। अगर आप चाहती हैं कि दुनिया मुझे दूसरा फरहाद अली तैमूर तस्लीम करे तो फिर मुझे जाने दीजिए। मुझे भी अपनी सलाहियतों का इजहार करने दीजिए। जितने कारनामे पारस अव्वल ने अंजाम दिए हैं, मैं उनसे ज़्यादा अंजाम दूंगा, तभी दुनिया तस्लीम करेगी। सिर्फ आपकी ममता की वजह से तो कोई तस्लीम करने से रहा। वो सोच में पड़ गई, फिर परेशान होकर बोली, क्या मैं दुनिया वालों से तस्लीम करवाने के लिए तुम्हें खतरात में झोंक दूं? क्या आप मुझे खतरात से बचाने के लिए घर की 4 दीवारी में छुपा कर रखेंगी? क्या यहां मौत नहीं आ सकती? खबरदार, मरने की बात ना करना। बात ना करने से मौत और हादसे कभी टलते नहीं हैं। पारस अव्वल यहाँ कितने आराम से था और किस तरह खिलाफ तवक्को अगवा कर लिया गया। बुरा वक्त कभी इत्तलाई घंटी बजाता हुआ नहीं आता। मुझे बुरे वक्त से लड़ने का मौका दीजिए। रसवंती ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटे, जानते हो मैं तुम्हें किस लिए रोक रही हूं? तो बता दीजिए, किस लिए रोक रही हैं? मैं ऐसे मकसद के लिए तुम्हें हरगिज़ नहीं जाने दूंगी जिसमें नाकामी हो। तकरीबन 10 बरस तक मैंने तुम्हारे पापा, सोनिया, शीबा, आला बीबी और पोमी वगैरह ने इस मशीन को हासिल करने की भरपूर जिद्दोजहद की और नाकाम होते रहे। आला बीबी की जहानत, सोनिया की मक्कारी
और हमारी ख्यालखानी किसी काम नहीं आई। तुम वहां जाकर क्या कामयाबी हासिल कर लोगे, और अगर नाकाम वापस आए तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होगी। यही तो बात है कि आप नाकामी बर्दाश्त नहीं करती। जो लोग नाकामी बर्दाश्त नहीं करते उन्हें आइंदा कामयाबी नसीब नहीं होती। मास्टर वाट्सुरोकी ने हमें कामयाब हमले सिखाने से पहले मार खाना सिखाया। हमें मार मार कर फौलाद बना दिया। जब आप जैसे तमाम तजुर्बेकार ख्यालखानी करने वाले नाकाम होकर शर्मिंदा नहीं है तो फिर मेरी नाकामी पर कैसी शर्मिंदगी? कुछ भी हो, अगर तुम मुझे यकीन दिलाओ कि शर्मिंदगी नहीं होगी तो मैं तुम्हें जाने की इजाज़त दूंगी। इसका एक ही रास्ता है, मैं ऐलान कर दूं कि मशीन के सिलसिले में नहीं जा रहा हूं। चूंकि दुनिया देखना चाहता हूं, इसलिए सैर व तफरी की गरज से अमेरिका जा रहा हूं और एक आध हफ्ते में वापस आ जाऊंगा। वो मुतमईन होकर बोली, हाँ ये ठीक है। तुम वहां चुपचाप ये मालूम करो कि मशीन हासिल हो सकती है या तबाह की जा सकती है। अगर तुमने उसे हासिल कर लिया या तबाह कर दिया तो फिर हम ऐलान कर देंगे कि तुमने ये कारनामा अंजाम दिया है। उसने इनकार में सर हिलाकर कहा, नहीं मामा, किसी एक बात पर कायम रहना चाहिए। बेहतर है आप मुझसे शर्त लगाएं। मैं कहता हूं कामयाब होकर आऊंगा, उस मशीन को तबाह कर दूंगा। आप कहती हैं नाकाम रहूंगा और आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। इस सिलसिले में आपकी यह शर्त है कि मुझे चुपचाप जाना चाहिए और मशीन के सिलसिले में कोशिशें करनी चाहिए। मेरी शर्त यह है कि मैं डंके की चोट पर जाऊंगा और कामयाब होकर आऊंगा। बताइए मम्मा, आप कौन सी शर्त मानना चाहती हैं? वो थोड़ी देर तक बेटे के चेहरे को तकती रही और सोचती रही। जिस मशीन के सिलसिले में हम 10 बरस से नाकाम हो रहे हैं और हमारी ख्यालखानी काम नहीं आ रही है, सोनिया की जहानत और मक्कारी भी बेअसर हो चुकी है, वहां मेरा ना तजुर्बेकार बेटा कैसे कामयाब हो सकेगा? ये जिद कर रहा है तो मैं इसे दुनिया देखने के लिए भेज दूंगी। इस बात का चर्चा नहीं किया जाएगा कि ये मशीन के सिलसिले में चाह रहा है। मैं अपने बेटे के नाम के साथ नाकामी बर्दाश्त नहीं करूंगी। पारस ने करीब आकर पूछा, आप क्या सोच रही हैं? वो ख्यालात से चौंक कर बोली, मैं फैसला कर चुकी हूं। तुम यहां से चुपचाप जाओगे, अपनी सी कोशिश करोगे और खामोशी से वापस आ जाओगे। पारस ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर पूछा, डन? रसवंती ने उसके हाथ पर हाथ मारते हुए कहा, डन। जॉर्ज फ्रीमैन उस किले में अपनी हिफाजत के तमाम इंतजामात कर चुका था। हर तरह का असला वहां मौजूद था। उसके वफादार मुलाजिम भी थे। जिन मुलाजमों पर शुबा होता था वो उन्हें कैद करके रखता था। उन्हीं कैदियों में से उसने एक कैदी को मशीन तक पहुंचाया। वो मालूम करना चाहता था कि मशीन तैयार करने में किस हद तक कामयाबी हुई है। किले के करीब ही हबशियों का एक कबीला था जहां एक पागल रहता था। वो पागल को पकड़ कर ले आए थे। उन्होंने मशीन के एक बेड पर पागल को और दूसरे बेड पर अपने कैदी को सुलाया था और उन्हें मशीन के अमल से गुजारते रहे। बाद में पता चला कि पागल की दीवानगी उस कैदी के दिमाग में मुंतकिल नहीं हो सकी। मशीन में कोई खराबी थी। ऐसी खराबियां 2-4 बार पैदा हुईं। इसी में 7 बरस का अरसा गुजर गया। आखिर वो कामयाब हो गए। इसी पागल के पागलपन को दूसरे कैदी के दिमाग में मुंतकिल कर दिया गया था। वो पागल कुत्तों की तरह भौंकता था और किसी को भी काटने के लिए दौड़ता था। यही हालत अब उस कैदी की हो गई थी। जॉर्ज फ्रीमैन एक बहुत ही तजुर्बेकार डॉक्टर और साइंसदान था। वो अपनी लेबॉरेटरी में ऐसी ऐसी दवाएं तैयार करता था जो इंसानों और जानवरों के लिए मुज़िर होती थीं या उन्हें कम से कम थोड़ी देर के लिए बेहिस्सो हरकत बना देती थीं। जॉर्ज फ्रीमैन ने पारस के फरार होते ही खतरा महसूस कर लिया था। वो जानता था कि किसी भी वक्त पारस तनवीमी अमल के असर से निकल सकता है और ख्यालखानी करने वालों को अपने दिमाग में जगह दे सकता है, जिसके नतीजे में वो तमाम टेलीपैथी जानने वाले किले तक पहुंच जाएंगे। पारस ने सलारा के साथ जॉर्ज फ्रीमैन को भी आर्जी तौर पर अगवा किया था। उसे किले से कई मील दूर लाने के बाद गाड़ी से उतार दिया था। उसके बाद जॉर्ज फ्रीमैन दौड़ता हुआ किले तक पहुंचा था और वहां पहुंचते ही उसने अपने मैकेनिक से वो मशीन खुलवाई, उसके कई हिस्से किए, फिर उन्हें लकड़ी के डब्बों में बंद करा दिया। उसके बाद उन्हें उठाकर एक बड़ी सी वैगन में रखवाया। जॉर्ज फ्रीमैन ने कहा, अगर तलाश करने वाले भी इसी किनारे से दलदल में उतरेंगे तो इन मेखों और जंजीरों तक पहुंच जाएंगे। उसने जंगल के एक हिस्से में पहुंचकर गाड़ी रोक दी। मैकेनिक से कहा, तुम यहां बैठो, मैं ज़रा इस जगह का जायज़ा लेता हूं। उसने दोनों मुसल्लह अफराद को अपने साथ आने का हुक्म दिया। फिर गाड़ी से ज़रा दूर जाकर इधर उधर देखते हुए बोला, यह मैकेनिक बहुत कमज़ोर और बुज़दिल है, किसी के सामने भी ज़बान खोल सकता है और मशीन का राज फाश कर सकता है। तुम जानते हो कि मैं तुम दोनों पर कितना एतमाद करता हूं। कई बार तुम्हारी वफादारियों के सिलसिले में इनामात भी दे चुका हूं। यस बॉस,
हम मरते दम तक आपके वफादार रहेंगे। मैं हुक्म देता हूं, इस मैकेनिक को गोली मार दो। वो दोनों तेजी से चलते हुए गाड़ी तक गए, फिर अगली सीट का दरवाजा खोलकर मैकेनिक को बाहर खींच लिया। वो गुस्से से बोला, ये क्या बदतमीजी है? एक ने कहा, हम आखिरी बार बदतमीजी कर रहे हैं, इसके बाद तुम शिकायत नहीं कर सकोगे। वो झुंझुलाकर बोला, मिस्टर जॉर्ज, ये क्या हरकत है? जॉर्ज ने कहा, तुम यहां से जितनी तेज भाग सकते हो जिंदगी बचाने के लिए भागो, वरना ये गोली मार देंगे। वो जॉर्ज की तरफ बढ़ना चाहता था। एक ने हवाई फायर किया तो वो रुक गया, फिर सहम कर एक तरफ पीछे हटने लगा। नहीं नहीं, तुम लोग मुझे गोली नहीं मार सकते। मिस्टर जॉर्ज, मैं तुम्हारे साथ 8 बरस तक रह चुका हूं। इन 8 बरसों में मैंने दिन रात तुम्हारी खिदमत की है, तुम्हारे लिए एक हैरत अंगेज मशीन तैयार की है। क्या मुझे इसका यही सिला दोगे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों मेरी जान लेना चाहते हो? वो कहता जा रहा था और पलटकर भागता जा रहा था। फिर दोनों मुसल्लह अफराद ने तड़ातड़ फायरिंग शुरू कर दी। भागने वाला उछलकर जमीन पर गिरा, फिर तड़प तड़प कर ठंडा हो गया। जराइम की दुनिया में वफादारी की नहीं, राज की अहमियत होती है। अगर राज फाश होने का खदशा हो तो वफादार को उसकी वफादारी समेत मौत के घाट उतार दिया जाता है। वो तीनों फिर गाड़ी में आकर बैठ गए। जॉर्ज फ्रीमैन उसे ड्राइव करता हुआ कुछ दूर तक गया, फिर उसने रास्ता बदल दिया। वो घास के नाहमवार मैदान से गुजर रहे थे। तकरीबन 20 मील जाने के बाद एक पहाड़ी सिलसिला शुरू हुआ। उस पहाड़ी सिलसिले से तकरीबन 6-7 मील दूर वो झाड़ियाँ थीं जिनके अंदर से सुरंग का रास्ता जाता था और किले तक पहुंच जाता था। सुपरमास्टर के जासूस उसी सुरंग के रास्ते से बाहर आकर उन झाड़ियों के रास्ते से निकलते थे और दूर दूर तक जायजा लिया था। उनकी समझ में नहीं आता था कि जॉर्ज फ्रीमैन वहां से तन्हा पैदल कहाँ गया होगा। सुपरमास्टर के आदमियों ने बाद में दूर दूर तक उस जगह को देखा था और उस पहाड़ी सिलसिले तक पहुंच गए थे जहां एक गार में कई शेर दिखाई दिए थे। वो सही मकाम तक पहुंचे थे, लेकिन ये कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो ट्रांसफार्मर मशीन शेरों के गार में पहुंचाई गई होगी। उस गार में ऐसा लगता था जैसे शेरों के कई खानदान आबाद हैं। नर, मादा और उनके बच्चे बेशुमार थे। जॉर्ज फ्रीमैन ने अपने वफादारों से कहा, मैं ये मशीन इसी गार में छुपाना चाहता हूं। वो ये सुनकर हैरान रह गए थे। उधर शेर गाड़ी की आवाज़ सुनकर धाड़ते हुए निकले थे और उनकी तरफ लपक रहे थे। जॉर्ज फ्रीमैन ने कहा, बारूद की पेटी से वो शैल उठाओ जो जानवरों के लिए मौलिक धुआं फैलाते हैं। उन्होंने हुक्म की तामील की। शैल उठाकर खिड़की के शीशे नीचे करके दूर दूर तक फेंकने लगे, फिर खिड़की के शीशे चढ़ा दिए। वो शैल फट रहे थे और धुआं फैला रहे थे। उनकी तरफ लपकने वाले कितने ही शेर रास्ता बदलकर दूर भाग रहे थे। जॉर्ज फ्रीमैन ने बरसों किले की लेबॉर्ट्री में रहकर वहाँ के जंगलों में पाए जाने वाले दरिंदों के मुताल्लिक मालूमात हासिल की थीं। फिर ऐसा धुआं या गैस फैलाने वाली दवाएं ईजाद की थीं जिन्हें वो दरिंदे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वो सलारा के साथ जंगलों से गुजरते वक्त ऐसे शैल अपने पास रखता था जो आज मशीन को छुपाने के सिलसिले में काम आ रहे थे। उन तीनों ने अब मास्क पहन लिए थे ताकि उन पर धुएं का असर ना हो। फिर जॉर्ज फ्रीमैन ने गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं गार के अंदर तक जाऊंगा, तुम लोग शैल फेंकते रहो। वो दोनों अब छत के रोशनदान को खोलकर हाथ बढ़ाकर शैल फेंकते थे, फिर उस रोशनदान को बंद कर देते थे। गाड़ी गार के दहाने पर रुक गई थी। धुआं अंदर तक जा रहा था। शेर गुर्राते हुए निकल रहे थे, मगर गाड़ी की तरफ नहीं आ रहे थे क्योंकि इधर भी धुआं ही धुआं फैला हुआ था। वो दूसरी तरफ भागते जा रहे थे। गार का दहाना इतना बड़ा था कि एक बड़े साइज का ट्रक बआसानी गुजर सकता था। अंदर भी काफ़ी वसी व अरीज जगह थी। दिन की रोशनी में गार की लंबाई दूर तक दिखाई दे रही थी। उसने गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन की तो गार दूर तक रोशन हो गया। वहाँ जो दरिंदे दूर जाकर छुप रहे थे वो गुर्राते हुए लपकने लगे। उन्होंने फिर छत के रोशनदान से शैल फेंके और रोशनदान को बंद कर दिया। दूर तक धुआं फैलने लगा। शेर फिर घबरा रहे थे, कतरा रहे थे और न जाने गार की वसत में दूर कहाँ तक भागते जा रहे थे। वो ड्राइव करता हुआ गार के अंदर तकरीबन 4 फरलांग के फासले तक आया। एक जगह बड़े बड़े पत्थर इस तरह एक दूसरे पर जमे हुए थे जैसे कुदरती तौर पर सामान रखने के लिए ताक बना हुआ हो। उसने दोनों को हुक्म दिया, इन तमाम लकड़ी की पेटियों को उठाकर इन पत्थरों के दरमियान रखो। मैं गाड़ी की छत खोलकर खड़ा रहूंगा। कोई दरिंदा इधर आया तो गोली मार दूंगा। उसने छत के एक हिस्से को एक तरफ सरकाया तो खला पैदा हो गया। वो सीट पर उठकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में एक राइफल थी। वो चारों तरफ देख रहा था। उसके दोनों आदमी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गए थे और लकड़ी की पेटियां उठा उठाकर उन पत्थरों के दरमियान ले जाकर रख रहे थे।
वो 6 पेटियां थीं। जब वो रख दी गईं तो जॉर्ज फ्रीमैन ने हुक्म दिया, अब बड़े बड़े पत्थर उठाकर इन पेटियों के सामने इस तरह रख दो जैसे दीवार चुनी जाती है। वो फिर हुक्म की तामील करने लगे। वजनी पत्थर उठा उठाकर एक दूसरे पर जमा कर रखने लगे। एक दीवार बनती गई। उस दीवार के पीछे लकड़ी की पेटियां छुप गई थीं। इस गार के तूल और अर्ज को देखकर पता चलता था कि वहां सैकड़ों की तादाद में शेर हो सकते हैं। अगर कोई मशीन के लिए जान की बाजी लगाकर आएगा तो बाजी में जान हार जाएगा। अगर जिंदा रह गया तो ये कभी समझ नहीं पाएगा कि इन पत्थरों के पीछे मशीन छुपा कर रखी गई है। जॉर्ज फ्रीमैन पूरी तरह मुतमईन होने के बाद अपने आदमियों के साथ गाड़ी में बैठकर उसे रिवर्स गियर पर ड्राइव करता हुआ गार से बाहर आ गया। उसके दहाने से जरा फासले पर गाड़ी रोक दी। वहां अभी तक थोड़ा थोड़ा सा धुआं फैला हुआ था। वो गाड़ी के अंदर बैठकर धुएं के छटने का इंतजार करने लगा। एक ने कहा, बॉस, अगर ये सारा धुआं छट जाएगा तो शेर हमें आकर परेशान करेंगे। जॉर्ज ने कहा, ऐसा भी हो सकता है कि शेर वापस ना आए, धुएं से घबराकर अपने लिए कोई दूसरा मस्कन बना लें, जबकि मैं चाहता हूं वो यहां आए और अपनी नस्ल बढ़ाते रहें। यहां शेरों की तादाद ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। इस तरह कोई ये नहीं सोचेगा कि मशीन यहां छुपा कर रखी जा सकती है। धुआं छट गया। उसने हुक्म दिया, दोनों बकरों को बाहर निकालो और गार के दहाने पर इन पत्थरों से बांध दो। भागने वाले शेर इन तगड़े बकरों को देखकर वापस आएंगे। उसने गाड़ी की छत को फिर एक तरफ सरकाया, सीट पर खड़ा हो गया और हाथ में राइफल लेकर चारों तरफ देखने लगा। बॉडीगार्ड्स ने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला, वहां से बकरों को निकाला, फिर उनकी रस्सी पकड़कर 2 ऐसे पत्थरों के पास आए जहां उन्हें बांधा जा सकता था। उन बकरों को दूर जाने वाले शेर देख सकते थे। जॉर्ज फ्रीमैन छत से बाहर आधा निकला हुआ था, हाथ में राइफल लिए दोनों बॉडीगार्ड को सोचती हुई नजरों से देखता जा रहा था। जैसे ही उन्होंने बकरों को बांधा, उसने राइफल से एक का निशाना लिया और गोली मार दी। वो बंधे हुए बकरों के पास गिरकर तड़पने लगा। दूसरा चौंक कर पलट गया था। शदीद हैरानी और बेयकीनी से बॉस को देख रहा था। उसने कहा, मैं तुम लोगों की वफादारी को कभी नहीं भूलूंगा। ये तुम लोगों के लिए बड़ा एजाज है कि अपने मालिक के मफाद की खातिर जानते रहे हो। ये कहते ही उसने ट्रैगर दबाया। एक फायर हुआ, मगर वो उछलकर पीछे की तरफ चला गया। अब वो बचना चाहता था और बचने के लिए एक ही रास्ता था कि गार के अंदर जाए, मगर अंदर भी धुआं छट रहा होगा। शेर वापस आएंगे तो उन्हें एक इंसान ताज़ा खुराक के तौर पर मिलेगा। लेकिन गार के अंदर जाने से पहले ही दूसरी गोली ने उसके कदम उखाड़ दिए। उसके उछलकर गिरने से पहले ही तीसरी गोली लगी। फिर वो जमीन पर पहुंचते ही ठंडा हो गया। जॉर्ज ने गाड़ी के अंदर आकर छत बराबर कर दी, राइफल को एक तरफ रखा, फिर उसे स्टार्ट करके ड्राइव करता हुआ किले की तरफ जाने लगा। अब उसे हर तरफ से इत्मीनान था। कोई इस राज से वाकिफ था ना होगा कि मशीन कहाँ छुपा कर रखी गई है। वो शेरों की खुराक के लिए 2 बकरों के अलावा 2 वफादार बॉडीगार्ड्स भी छोड़कर जा रहा था। किले में पहुंचने के बाद उसे 2 बुरी खबरें सुनने को मिलीं। एक तो ये कि सलारा की तलाश करने वाले उसे वापस लाने में नाकाम रहे थे। दूसरी खबर ये कि पारस के ताक़ुब में जाने वाले तमाम लोग हेलीकॉप्टर समेत तबाह हो गए थे। अब खतरा और बढ़ता जा रहा था। जॉर्ज फ्रीमैन ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था कि पारस ने हेलीकॉप्टर तबाह किया होगा। दिल में ये दहशत थी कि यह काम टेलीपैथी जानने वालों का है और अब पारस का राब्ता अपने वालिदैन से हो चुका है। वो तेजी से चलता हुआ किले के उस कमरे में आया जहां उसका भाई हार्डी जानकुनी की हालत में था। पारस ने उसकी आंखों पर तेजाब फेंक कर तकरीबन उसे मार ही डाला था। वो पिछली रात से तड़प रहा था। डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था और मौत उसे अपनी तरफ खींच रही थी, लेकिन न जिंदगी मिल रही थी न मौत। जॉर्ज फ्रीमैन ने रिवॉल्वर निकाल कर कहा, मुझे अफसोस है, उस छोकरे ने तुम्हें इस मकाम तक पहुंचा दिया है कि दिमाग हसास नहीं रहा। टेलीपैथी जानने वाले किसी वक्त भी तुम्हारे दिमाग में पहुंच सकते हैं और यहाँ के मुताल्लिक बहुत कुछ मालूम कर सकते हैं, लिहाजा तुम्हें मर जाना चाहिए। वो तकलीफ से कर्राते हुए बोला, जॉर्ज, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे फौरन मार डालो। मैं इस तरह जानकुनी की हालत में नहीं रह सकता। मुझे मौत दो, जल्दी दो। इसके साथ ही ठाएं से गोली चली और उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो गई। उसने अपने कमरे में पहुंचकर एक बैग में ज़रूरी सामान रखा। वो शैल भी रखे जो दरिंदों को दूर भगाने के काम आते थे। एक राइफल, एक रिवॉल्वर, कारतूस के डब्बे, ट्रांसफार्मर मशीन का नक्शा और उसकी तफसीलात से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम कागजात हिफाजत से रखे। खाने पीने का कुछ सामान लिया। फिर किले के सिक्योरिटी ऑफिसर को बुलाकर कहा, मैं जा रहा हूँ,
यहाँ तहखाने और खुफिया कमरे में पहले ही बारूदी सुरंग बिछी हुई है। तुम लेबोरेटरी में भी ज़्यादा ताकत के बम रख दो और तहखाने के तारों से मुंसलिक कर दो। जब भी कोई ख़तरा पेश आए तो यहाँ से निकलने से पहले टाइमर को ऑन कर देना और इतना वक्त मुकर्रर कर देना कि तुम सब बआसानी यहाँ से दूर निकल सको। उसके बाद ये कला बिल्कुल तबाह हो जाएगा। उसने एक छोटा सा ट्रांसमीटर देते हुए कहा, इसे रखो। जब भी कोई ख़तरे की बात हो या कोई ज़रूरी मशवरा लेना हो तो इसके ज़रिए मुझसे रब्ता कायम कर लेना। अब तुम जा सकते हो। वो ट्रांसमीटर लेकर चला गया। उसके जाने के बाद वो फर्श पर लेट गया, अपना ज़रूरी सामान पलंग के नीचे खिसकाया, फिर खुद भी करवट बदल कर पलंग के नीचे आ गया। पुराने तर्ज के कलों में तहखाने तक जाने का रास्ता पलंग के नीचे हुआ करता था। उसने ख़ास मैकेनिज़्म के ज़रिए रास्ता बनाया, फिर उस तहखाने में उतर गया। वहाँ से वो सुरंग की तरफ निकल गया। सुपरमास्टर के आदमियों ने सही अंदाज़ा लगाया था कि जॉर्ज फ्रीमैन उसी सुरंग के रास्ते से फरार हुआ है। वो इस बात पर हैरान थे कि वो तन्हा इतनी भारी मशीन उठाकर किस तरह ले गया होगा, जबकि सुरंग के बाहर किसी गाड़ी के पहियों के निशान भी नहीं थे। सिर्फ एक आदमी के जूतों के निशान दूर तक जाते हुए दिखाई दिए थे, जो आगे जाकर ख़त्म हो गए थे। जॉर्ज फ्रीमैन उस सुरंग से निकलकर रास्ता बदलता गया। कभी पथरीली ज़मीन पर चलता रहा था, कभी घास के मैदान से गुजरता रहा था। इस तरह उसके कदमों के निशानात तक पहुंचना दुश्वार था। वो बड़ी चालाकी से फरार होने में कामयाब हो गया था। किसी के हाथ आने वाला नहीं था, लेकिन ये सोचकर उसका दिल दुख रहा था कि वो सिर्फ पारस की वजह से बड़ा नुकसान उठाकर जा रहा था। जिस मशीन को वो छुपाकर आया था, अब वो कितने महीनों और कितने बरसों बाद उसके काम आएगी या किसी दुश्मन के हाथ लग जाएगी, ये बात यकीन से नहीं कह सकता था। बस एक उम्मीद पर उसे शेरों के गार में छोड़ आया था। उसके ज़रिए टेलीपैथी का इल्म सीखने की हसरत रह गई थी। इस कले को उसके दादा ने कोई 45 या 50 साल पहले बनाया था। उस ज़माने में तामीराती सामान बहुत सस्ता था, मजदूर भी सस्ते मिल जाते थे, फिर भी उसमें 5 लाख रुपए खर्च हुए थे। आज इस कले की कीमत 1 करोड़ रुपए से ऊपर हो सकती थी, लेकिन उसे भी वो तबाह करने का हुक्म देकर चला आया था। उस कले की तबाही से 2 फायदे थे। एक तो वहाँ और दूसरी कई मशीनें रखी हुई थीं। उनके तबाह होने से दुश्मन यही समझेंगे कि ट्रांसफार्मर मशीन तबाह हो चुकी है। इस तरह वो उसका पीछा छोड़ देंगे। कले की तबाही से दूसरा फ़ायदा ये था कि वहाँ और भी बहुत से ऐसे राज थे जिन्हें वो दूसरों की नज़रों में लाना नहीं चाहता था। वैसे सिर्फ एक पारस की वजह से वो बड़ा नुकसान उठाकर जा रहा था। उसकी बहन भी हाथ से निकल गई थी, उससे कोई राब्ता कायम नहीं हो रहा था। वो खुद इस तरह जान बचाकर भाग रहा था कि कोई उसका यारो मददगार नहीं था। वो ख़तरनाक जंगल से तन्हा गुजर रहा था। उसकी किस्मत इस हद तक अच्छी थी कि दिन के वक्त फरार होने का मौका मिल रहा था। अगर रात का वक्त होता तो तन्हा वहाँ से गुजरना मुमकिन नहीं था। वो तमाम दिन चलता रहा। शाम को हबशियों की एक बस्ती में पहुंचा। वहाँ उनकी ज़बान बोलकर उनसे दोस्ती की। वहाँ के सरदार को $5000 दिए और कहा, मैं टोरा टाउन तक जाना चाहता हूँ। वहाँ पहुंचकर तुम्हारे लिए खाने और पीने का सामान भेज सकता हूँ, अगर तुम अपने 10 जवान मेरे साथ भेज दो। सरदार ने कहा, टोरा टाउन यहाँ से बहुत दूर है, थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाएगा। मेरे पास राइफल है, रिवॉल्वर है, तुम्हारे आदमियों के पास भी हथियार होंगे। मेरे पास इस जंगल का पूरा नक्शा है। मैं जानता हूँ तुम्हारी बस्ती से टोरा टाउन सिर्फ 20 मील के फासले पर है। हम रात के 8 या 9 बजे तक उस टाउन में पहुँच जाएंगे। सरदार ने कहा, तुम गोरी चमड़ी वाले अपना मतलब निकालने के बाद वादा भूल जाते हो। मैं इस शर्त पर अपने 10 जवान तुम्हारे साथ भेज सकता हूँ कि तुम $5000 और हमें दो। मेरे आदमी खुद ही खाने और पीने का सामान खरीद कर ले आएंगे। जॉर्ज फ्रीमैन ने उसे और $5000 दिए। वहाँ आधे घंटे तक बैठकर थकन उतारता रहा। 2 आदमी उसके बदन की मालिश करते रहे। फिर वो उठकर खड़ा हो गया। उनके साथ टोरा टाउन की तरफ जाने लगा। वो जल्द से जल्द इस मुल्क से निकल जाना चाहता था। ये बात एक मोटी अकल में भी आ सकती थी कि जब फरहाद अपनी टीम के साथ ट्रांसफार्मर मशीन के लिए आएगा तो न जाने मशीन के और कितने दीवाने वहाँ पहुँचेंगे। उनमें बड़े बड़े ममालिक के जासूस भी होंगे और ख़तरनाक तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले जराइम पेशा अफराद भी, और सब उसे तलाश करेंगे क्योंकि उसे ढूंढ लेने के बाद ही मशीन को ढूंढ लेना आसान होगा। वो रात के 9 बजे टोरा टाउन पहुँच गया। उन हबशी जवानों से अलग होकर एक सराय में रात गुजारी। दूसरी सुबह उसने अपनी मूंछ और दाढ़ी साफ कर दी। उसके पास 2 तरह के पासपोर्ट थे। एक में मूंछ और दाढ़ी वाली तस्वीर थी। उस तस्वीर वाले का नाम जॉर्ज फ्रीमैन था। उसके नथनों में नन्हे से स्प्रिंग होते थे जिनके जरिए नाक फैल जाती थी। मेकअप के जरिए आंखें सुकड़ी रहती थीं।
लेकिन ये सब तस्वीरें उतारने की हद तक था। तस्वीर उतारने के बाद वो सिकुड़ी हुई आंखों का मेकअप खत्म कर देता था, नाक के नथनों से स्प्रिंग निकाल लेता था। जिस पासपोर्ट में दाढ़ी वाली तस्वीर थी, उसके जरिए सफ़र करना होता तो फिर उसी मेकअप में आ जाता था, वरना आम हालात में सिर्फ दाढ़ी मूछें हुआ करती थीं। नाक और आंखों में कोई तब्दीली नहीं होती थी। कले के तमाम लोग उसे इसी शक्ल और सूरत से पहचानते थे। उसके दूसरे पासपोर्ट में जो तस्वीर थी, उसमें वो क्लीन शेव था, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। ये उसका पैदाइशी और असली चेहरा था, और उसका पैदाइशी नाम ब्रॉट हार्वे था। उसने दाढ़ी वाली तस्वीर और पासपोर्ट वगैरह को जंगल में ही जलाकर फेंक दिया था। वो टोरा टाउन से एक किराए की वैगन लेकर मोम्बासा सिटी पहुंचा। वहां एक तैयारे में अपने लिए एक सीट हासिल की। फिर वहां से इटली के शहर रोम तक आया। उसके बाद पेरिस आ गया। उसकी दानिश में पेरिस से ज़्यादा महफूज तरीन शहर कोई और नहीं हो सकता था, क्योंकि हम तमाम टेलीपैथी जानने वालों का ताल्लुक उसी शहर से था। उसका ख्याल था कि हम कभी ये नहीं सोचेंगे कि हमसे दूर भागने वाला पेरिस में हमारे करीब ही कहीं छुपा हुआ है। इस शहर में आने का एक मकसद ये भी था कि उसकी एक ऐसे शख्स से दोस्ती थी जो बेहद दौलतमंद था। उसके बहरी जहाज़ दुनिया की हर बड़ी छोटी बंदरगाह में मौजूद रहते थे। एक जहाज़ किसी बंदरगाह से जाता था तो दूसरा किसी और मुल्क से माल लेकर वहां पहुंच जाता था। मुसाफिर बरदार और माल बरदार दोनों तरह के जहाज़ चलते थे। दुनिया के बदनाम तरीन स्मगलर उसके एहसानमंद रहते थे और उसे बड़ी बड़ी रकमें अदा करते थे, क्योंकि उनका माल बड़ी आसानी से मतलूबा मकाम तक पहुंच जाता था। उसका नाम फ्रैंक सेलर गोडाई था। उसने जॉर्ज फ्रीमैन को ट्रांसफार्मर मशीन ईजाद करने के सिलसिले में लाखों डॉलर की इमदाद दी थी। उसकी शर्त यह थी कि मशीन तैयार हो तो उसके दिमाग में टेलीपैथी की सलाहियतें मुंतकिल कराई जाएं। चूंकि अब तक कोई टेलीपैथी जानने वाला हाथ नहीं आया था, इसलिए फ्रैंक ने अपने दोस्त जॉर्ज फ्रीमैन को कोई इल्ज़ाम नहीं दिया था, न ही शिकायत की थी। वो उसकी मजबूरियों को समझ रहा था। वो बड़े सब्र व तहम्मुल से उस दिन का इंतज़ार कर रहा था जब उसके दिमाग में टेलीपैथी का इल्म मुंतकिल कराया जाएगा। उसने जॉर्ज फ्रीमैन से कहा था, जॉर्ज, हमारे दरमियान आज से नहीं बचपन से दोस्ती है, लेकिन एक बात मैं साफ तौर पर कह दूं, किसी मरहले पर धोखा देने की कोशिश ना करना। तुम जानते हो दुनिया के बड़े बड़े मुजरिम और बदनाम तरीन स्मगलर मेरी मुट्ठी में होते हैं। तुम मुझे धोखा देकर किसी भी मुल्क, किसी भी शहर में जाकर छुपना चाहोगे तो वहां मेरे आदमी ज़रूर मौजूद होंगे। वो दुरुस्त कहता था। उसके सिर्फ बहरी जहाज़ ही नहीं चलते थे, बल्कि अमेरिका के 5 बड़े शहरों में और यूरोप के 10 बड़े शहरों में उसने फ्लाइंग क्लब कायम किए हुए थे। उन बड़े बड़े शहरों की हुदूद में उसके हेलीकॉप्टर और तैयारे परवास करते थे। वो खतरनाक मुजरिमों को बहरी जहाज़ों में छुपाकर एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक पहुंचाता था। उनके मुजरिमाना मकसद के लिए हेलीकॉप्टर और तैयारे फराहम करता था। उसके एक इशारे पर कोई भी कहीं भी जॉर्ज फ्रीमैन को गोली मार सकता था। अफ्रीका में उसका कोई ज़ाती क्लब नहीं था। अगर होता तो जॉर्ज फ्रीमैन को इतनी तकलीफ़ें उठाकर अपने किले से न आना पड़ता। उसके लिए वहीं हेलीकॉप्टर पहुंच जाता। उसने पेरिस पहुंचते ही गोडानी से रब्ता कायम किया। फिर उसे अपनी रुदात सुनाई। गोडानी ने कहा कि जो हुआ सो हुआ, तुम खैरियत से पेरिस पहुंच गए। ये बताओ ट्रांसफार्मर मशीन का क्या हुआ? मैंने उसे एक ऐसी जगह छुपा दिया है जहां कोई पहुंच नहीं सकेगा। फजूल दावा ना करो। दुनिया में सिर्फ तुम ही एक अक्लमंद नहीं रह गए हो। मिस्टर गोडानी, एक की अकल दूसरे से कुछ न कुछ मुख्तलिफ होती है। अगर ऐसा न होता तो आज सिर्फ मैं ही ट्रांसफार्मर मशीन तैयार न करता, दुनिया के तमाम अक्लमंद ऐसा कर चुके होते। वो मशीन कहाँ है? मैंने कहा ना, एक ऐसी जगह है जहां पहुंचने के लिए सिर्फ जहानत की नहीं, दिलेरी की भी ज़रूरत है। क्या तुम वो जगह बताना नहीं चाहते? मैं बहुत पहले तुम्हें समझा चुका हूं। मशीन का राज सिर्फ एक के सीने में दफन रहना चाहिए। दूसरे के कानों तक पहुंचेगा तो हम सबको नुकसान पहुंच सकता है। टेलीपैथी जानने वाले मेरे दिमाग तक पहुंचने में नाकाम हो रहे हैं। हो सकता है किसी जरिए से या किसी इत्तेफाक से वो तुम्हारे दिमाग तक पहुंच जाएं और मशीन का राज मालूम कर लें। उस मशीन को तैयार करने में 7 बरस लग गए। उसे आजमाने में 1 बरस और गुजर गया। मैंने इन 8 बरसों में हर तरह से तुम्हारी मदद की, तुम्हें बड़ी बड़ी रकमें दी। किसी को अगवा करने का मामला हुआ तो मैंने बदनाम तरीन मुजरिमों को तुम्हारे पास पहुंचा दिया। अब उस मशीन को तुमने कहीं छुपा रखा है। पता नहीं कितने बरस बाद उसे वहां से निकालोगे। क्या मैं टेलीपैथी सीखने के इंतजार में बूढ़ा हो जाऊंगा? गोडानी, तुम कहते हो दुनिया के खतरनाक और चालाक तरीन मुजरिम तुम्हारी मुट्ठी में रहते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है?
क्योंकि वो आज तक एक टेलीपैथी जानने वाले को अगवा ना कर सके। अगर ये इल्म जानने वाला या जानने वाली हमारे हाथ आ चुकी होती या होता तो सबसे पहले तुम ये इल्म सीख चुके होते। अब क्या हो सकता है ये बताओ। मैं तुमसे 3 काम लेना चाहता हूँ। अगर ये कर दो तो बहुत जल्द ये इल्म तुम्हारे दिमाग में मुंतकिल हो जाएगा। अच्छा, काम बताओ। सबसे पहला और ज़रूरी काम यह है कि निकोगारा और टोरा टाउन या मंबा सिटी में फ्लाइंग क्लब कायम करो। तुम्हारे प्राइवेट हेलीकॉप्टर और तैयारों की बहुत ज़रूरत है। तुमने जब से उस किले में ट्रांसफार्मर मशीन तैयार की और कामयाब तजुर्बा किया, तभी से मैंने इस सिलसिले में दरख्वास्त दे रखी है। मैं मंबासा सिटी और निकोगारा में फ्लाइंग क्लब कायम करना चाहता हूँ, लेकिन अभी तक मुझे इजाज़त नहीं मिली। पता नहीं और कितने बरस लग जाएंगे। जितने बरस भी लग जाएं, वहाँ तुम्हारा फ्लाइंग क्लब बहुत ज़रूरी है। यहाँ बड़े बड़े ममालिक के जासूस ख़तरनाक तंजीमों के गोरीले उस मशीन को तलाश करते फिर रहे हैं। जब तक वो हाथ नहीं आएगी वो उस जंगल से नहीं जाएंगे। अगर तुम्हें इजाज़त हासिल करने में साल 2 साल 5 साल लग जाते हैं तो कोई बात नहीं, हम इंतज़ार कर सकते हैं। मैं उस मशीन को मौजूदा मकाम से उसी वक्त मुंतकिल करूँगा जब हर तरफ से इत्मीनान हो जाएगा और ख़तरे की कोई बात नहीं रहेगी। उसे दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए तुम्हारे ज़ाती हेलीकॉप्टर या तैयारे की ज़रूरत होगी। लिहाजा यहाँ की हुकूमत से इजाज़त हासिल करने के लिए अपने तमाम ज़राए इस्तेमाल करो। हम साल 2 साल की बात सोच रहे हैं। हो सकता है माह 2 माह में ये इजाज़त मिल जाए। ठीक है, ये तो पहला काम हुआ। अब दूसरा काम बताओ। मुझे एक नए खुफिया अड्डे की ज़रूरत है। वो अड्डा इतना महफूज और मजबूत हो कि कोई वहाँ तक ना पहुँच सके। हम ट्रांसफार्मर मशीन वहीं लाकर रखेंगे। मेरे पास खुफिया अड्डों की कमी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए सबसे मजबूत और महफूज तरीन अड्डे का इंतखाब करूँगा। वहाँ मेरे और तुम्हारे सिवा कोई नहीं जा सकेगा। तीसरा काम यह है कि इस बार अपने ख़तरनाक और चालाक तरीन मुजरिमों को किसी भी टेलीपैथी जानने वाले के पीछे लगा दो। अब हम फरहाद को कमज़ोर बनाने के लिए पारस या उसकी किसी साथी औरत को अगवा नहीं करेंगे, बल्कि हमें बराह रास्त किसी भी टेलीपैथी जानने वाले या वाली को हर हाल में हासिल करना होगा। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वो मशीन हमारे हाथ से निकलती दिखाई देती है। मैंने बड़ी मुश्किल से एक जगह छुपा रखा है। जब तक वो हमारे हाथ में है तब तक हमें किसी तरह भी टेलीपैथी का इल्म हासिल कर लेना चाहिए। गोडादी ने उसकी तायद की। तुम ठीक कहते हो। हमने पारस को अगवा करने के बाद इत्मीनान कर लिया था कि फरहाद कमज़ोर हो जाएगा और किसी भी टेलीपैथी जानने वाले को हमारे हवाले कर देगा, लेकिन एक छोकरे ने सारी बाजी पलट कर रख दी। बहरहाल आज से मेरी यही कोशिश होगी कि मैं निहायती ज़हीन, तजुर्बेकार, चालाक और ख़तरनाक तरीन मुजरिमों को टेलीपैथी जानने वालों के पीछे लगाऊंगा। उनमें सबसे कमज़ोर आर्मर है। हमारी कोशिश यही होगी कि वो सीधा सादा टेलीपैथी जानने वाला हमारे हाथ लग जाए। अब मेरा अपना एक काम है जिसे तुम्हारे आदमी ही कर सकते हैं। काम बताओ। मेरा ख्याल है पारस अभी तक सलारा को लेकर जंगल में भटक रहा है। अगर तुम्हारे आदमी जल्द से जल्द वहाँ पहुँच जाएं तो मेरी बहन मुझे वापस मिल जाएगी। तुम अच्छी तरह जानते हो अफ्रीका में ना मेरा कोई कारोबार है ना मेरे आदमी हैं, लेकिन तुम्हारी खातिर अपने आदमियों को वहाँ भेज सकता हूँ। गोडानी ने अपने चंद खास आदमियों को मंबासा सिटी और निकोगारा की तरफ रवाना किया। उन्होंने शाम तक रिपोर्ट दी कि यहाँ के जंगलात में जाने के लिए खुसूसी इंतज़ामात की ज़रूरत है। उसने जॉर्ज फ्रीमैन से कहा, अगर मैं खुसूसी इंतज़ामात करने के लिए वहाँ की हुकूमत से कहूँगा मुझे हेलीकॉप्टर और कुछ गाड़ियाँ और असला ले जाने की इजाज़त दी जाए तो वो लोग मुझ पर शुबा करेंगे कि मैं भी ट्रांसफार्मर मशीन के सिलसिले में वहाँ जाना चाहता हूँ, जबकि मैं फ़्लाइंग क्लब के सिलसिले में अर्ज़ी दे चुका हूँ। अगर मेरी दरख्वास्त मंजूर होगी और मैं वहाँ फ़्लाइंग क्लब कायम करूँगा तो सिर्फ वहाँ की हुकूमत को नहीं बल्कि ट्रांसफार्मर मशीन से दिलचस्पी रखने वाली तमाम तंजीमों और बड़े बड़े ममालिक को ये मालूम हो जाएगा कि मैंने उस मशीन को वहाँ से निकाल लाने के लिए फ़्लाइंग क्लब कायम किए हैं। जॉर्ज फ्रीमैन ने कहा, फ़्लाइंग क्लब कायम करना बहुत ज़रूरी है। रह गया मेरी बहन की वापसी का सवाल, तो अपने लोगों से कहो वो मंबासा सिटी और निकोगारा में रहें। सलारा को अगवा करने वाले इन्हीं 2 शहरों में देखे जाएंगे। अगर तुम्हारे आदमी किसी काबिल हुए तो सलारा को उनसे ज़रूर छीन लेंगे। 3 दिन बाद पता चला कि सलारा न अब उस जंगल में है न इस मुल्क में है। उसे मास्कमैन के आदमी ले गए हैं। मास्कमैन ने तमाम अफ्रीकी ममालिक के अखबारात में यह इश्तहार दिया है कि सलारा हमारे पास है।
जॉर्ज फ्रीमैन जब चाहे हमसे राब्ता कायम कर सकता है। राब्ता कायम करने के सिलसिले में कई मुल्कों और शहरियों के फ़ोन नंबर दिए गए थे। ट्रांसमीटर से राब्ता कायम करने के सिलसिले में फ्रीक्वेंसी भी बताई गई थी। दुनिया के हर बड़े शहर में गोडानी के एक दो रिहायशी बंगले होते थे। जॉर्ज फ्रीमैन ऐसे ही एक बंगले में क़याम कर रहा था। अगर वहाँ से टेलीफोन के ज़रिए रेड पावर के बॉस से राब्ता कायम करता तो मास्कमैन को मालूम हो जाता कि वो अफ्रीका से फ़रार होकर फ्रांस आ गया है और पेरिस में क़याम कर रहा है। गोडानी ने कहा, तुम्हें ना तो इस बंगले से और ना ही इस शहर से बाहर जाना चाहिए। मशीन के दीवाने तुम्हें हर मुल्क हर शहर में ढूंढते फिर रहे होंगे। मैं मास्कमैन के पैगाम का जवाब दूंगा, बल्कि अब तुम्हारे मामलात खुद संभाल लूँगा। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तुम ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी लोगे तो जल्द से जल्द वहाँ फ्लाइंग क्लब कायम कर सकोगे। बस ये समझ लो कि तुम ही ट्रांसफार्मर मशीन को वहाँ से ला सकते हो। गोडानी कभी एक शहर में नहीं रहता था। कारोबार के सिलसिले में मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ शहरों में जाता रहता था। वो दूसरे दिन पुर्तगाल आया। वहाँ की बंदरगाह से उसका एक जहाज़ जाने वाला था, दूसरा आने वाला था। उसने वहीं टेलीफोन के ज़रिए रेड पावर के बॉस से राब्ता कायम किया। मैं जॉर्ज फ्रीमैन बोल रहा हूँ। मैंने अखबार में अपनी बहन के मुताल्लिक पैगाम पढ़ लिया है। मुझे मालूम होना चाहिए कि इस सिलसिले में तुम्हारा मास्कमैन क्या चाहता है। रेड पावर के बॉस ने कहा, सीधी सी बात है, तुम्हारी ट्रांसफार्मर मशीन से हम भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं। पहले तो मैं ये मालूम करना चाहूँगा कि मेरी बहन सलारा तुम्हारे मास्कमैन के कब्ज़े में है। मुझे इस बात का यकीन दिलाया जाए। उसे जवाब मिला, तुम जहाँ कहोगे वहाँ सलारा की वीडियो फिल्म भेज दी जाएगी। उस फिल्म में सलारा ने तुम्हारे नाम पैगाम भी दिया है। गोडानी ने कहा, एक कार का नंबर नोट कर लो। 2 सफ़ेद रंग की कार होंगी और होटल बोगंजा के सामने खड़ी होंगी। उसका ड्राइवर दरवाज़ा खोलकर स्टीयरिंग सीट के पास ही खड़ा होगा। वो फिल्म उसके हवाले कर दी जाए। आधे घंटे बाद हमारा आदमी वो फिल्म उसके हवाले कर देगा। मामला तय हो गया। आधे घंटे बाद गोडानी का एक आदमी सफ़ेद कार के पास खड़ा हुआ था और गोडानी ठीक उसके पीछे नीले रंग की कार में था। दोनों कारों के शीशे कलर्ड थे। करीब से गुजरने वाले कार के अंदर नहीं देख सकते थे। ये बात मोटी अकल से भी सोची जा सकती थी कि जो शख्स फिल्म लेकर जा रहा है उसका ताक़ुब किया जाएगा और पता चलाया जाएगा कि फ़िल्म किस तरह जॉर्ज फ्रीमैन के पास पहुंचती है। एक शख्स मुकर्ररा वक्त पर फिल्म लेकर आया और वो फिल्म उसने सफ़ेद कार वाले के हवाले कर दी। फिर कुछ कहे सुने बगैर वहाँ से चला गया। कार वाले ने फिल्म लेकर दरवाज़ा खोला, स्टीयरिंग सीट पर बैठा, फिर दरवाजे को बंद कर दिया। उसने इधर उधर देखा, फिर अपने पास वाली सीट के सामने जहाँ पाँव रखे जाते हैं वहाँ के एक हिस्से को हटाया तो नीचे फुटपाथ के किनारे वाली सड़क का हिस्सा दिखाई दिया। उसने वो फिल्म उस खला से गुजार कर सड़क पर रख दी और फिर उस हिस्से को बंद कर दिया। उसके बाद वो कार स्टार्ट करके ड्राइव करता हुआ चला गया। जैसे ही सफ़ेद रंग की कार आगे बढ़ी, गोडानी ने अपनी कार आगे बढ़ाई, फिर ठीक उसी जगह पर पहुंचा जहां वो फिल्म सड़क पर रखी हुई थी। गोडानी की कार को हल्के हल्के झटके यूं लग रहे थे जैसे अचानक कोई खराबी पैदा हो गई हो। फिल्म के सामने वाली फुटपाथ पर बहुत कम राहगीर थे। गोडानी ने उस फिल्म तक पहुंचने में देर नहीं की थी। अगर देर होती तो किसी की नज़र भी पड़ सकती थी। बहरहाल उसने गाड़ी वहीं रोकी। अपनी साथ वाली सीट के पास जहां पाँव रखा जाता है वहां का एक हिस्सा हटाया। उस खला से सड़क पर रखी हुई फिल्म दिखाई दी। उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया, फिर खला को बराबर किया। उस फिल्म को सीट के नीचे छुपाकर कार से बाहर आया और बोनट उठाकर यूं देखने लगा जैसे कार में पैदा होने वाली खराबी को दूर कर रहा हो। उसने सफ़ेद रंग की कार के पीछे जाने वाली एक गाड़ी को देखा था। यकीनन ताक़ुब किया जा रहा था। उसने मुस्कुराकर बोनट को नीचे गिराया, फिर कार में आकर बैठा, उसे स्टार्ट किया और अपने बंगले में चला आया। उसने वीसीआर और टीवी सेट किया, फिल्म उसमें लगाई। उसके बाद आराम से एक सोफे पर बैठकर देखने लगा। फिल्म की इब्तिदा में एक बूढ़ा शख्स नजर आया। वो मुस्कुराते हुए कह रहा था, हेलो मिस्टर जॉर्ज फ्रीमैन, अभी तुम अपनी बहन सलारा को देख सकोगे और उसकी बातें भी सुन सकोगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये फिल्म दर्जनों के हिसाब से तैयार की गई है। हर बड़े मुल्क के हर बड़े शहर में हमारे रेड पावर के बॉस मौजूद हैं। तुम जिस शहर में भी जाकर राब्ता कायम करोगे, ये फिल्म तुम्हारे हवाले कर दी जाएगी, बल्कि हवाले की जा चुकी है। इसीलिए तुम इस वक्त मुझे देख रहे हो, मेरी बातें सुन रहे हो, और अब अपनी बहन को देखो। चंद लम्हों के बाद सलारा दिखाई दी। वो एक आरामदेह सोफे पर बैठी हुई थी। उसने संजीदगी से कहा, ब्रदर आई लव यू।
मैं जानती हूं कि तुम जवाबन कहोगे, तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो। जॉर्ज फ्रीमैन ने पहले ही गुडानी को बता दिया था कि सलारा से अगर राब्ता कायम हो तो वो कोड वर्ड्स के तौर पर यही अल्फाज अदा करेगी, जिससे यकीन हो जाएगा कि वो डमी सलारा मेरी अपनी सलारा बहन है। गुडानी स्क्रीन पर सलारा को देखकर हैरान हैरान सा था, क्योंकि जॉर्ज फ्रीमैन ने जिस लड़की को अपनी बहन सलारा कहकर उससे मिलाया था वो कोई और थी। उसकी शक्ल और सूरत और थी, अलबत्ता आवाज़ और लबो लहजा एक जैसा था। गुडानी ने पहले तो ये सोचा कि स्क्रीन पर जो लड़की नजर आ रही है वो जॉर्ज फ्रीमैन की बहन सलारा नहीं है, बल्कि मास्क मैन किसी और को सलारा बनाकर पेश कर रहा है। फिर उसके कोड वर्ड्स का ख्याल आया तो तस्लीम करना पड़ा, यही सलारा है, वरना किसी भी डमी को इन बहन भाइयों के कोड वर्ड्स कभी मालूम ना होते। उसे गुस्सा आ रहा था। वो सोच रहा था, क्या जॉर्ज फ्रीमैन ने मुझे धोखा दिया है? वो जानता है कि मैं ज़रा अय्याश किस्म का आदमी हूँ, उसकी बहन से भी दोस्ती करूँगा, इसीलिए उसने किसी डमी को बहन बनाकर मुझसे मुलाकात करा दी। मैं उस डमी सलारा के साथ वक्त गुजारता रहा और वो मेरे साथ यूं मुस्कुराकर मिलता रहा जैसे बहन के मुकाबले में मेरी दोस्ती ज़्यादा अजीज हो। वो सोच रहा था और उसकी नज़रें टीवी स्क्रीन पर जमी हुई थीं। सलारा सोफे से उठकर एक तरफ चलते हुए कह रही थी, मैं इस वक्त मास्कमैन की कैद में हूँ। अगरचे ये लोग मुझे कैदी नहीं मेहमान कहते हैं, मुझे बड़ी इज्जत से और बड़े आराम से रखा है। और ये शानदार कमरा जिसे तुम स्क्रीन पर देख रहे हो मेरा बेडरूम है। पूरा बंगला इसी तरह खूबसूरत है। यहाँ मेरी ज़रूरत का हर सामान मौजूद है। इसके अलावा मैं जिस चीज़ की फरमाइश करती हूँ वो फ़ौरन पूरी हो जाती है। वो एक गहरी सांस लेकर बोली, फिर भी मैं खुद को एक कैदी महसूस करती हूँ, क्योंकि मैं इस बंगले से बाहर नहीं जा सकती। आसपास के माहौल को देखकर इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि मैं किस मुल्क या किस शहर में हूँ। मैंने इस बंगले के सिक्योरिटी ऑफिसर से पूछा कि मुझसे कोई राज उगलवाने के लिए मुझ पर कोई तशद्दुद तो नहीं किया जाएगा। उस सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा, मैं नहीं जानता तुम किस राज की बात कर रही हो। बहरहाल हमें हुक्म दिया गया है कि तुम्हें किसी तरह की तकलीफ ना पहुंचे। मैं बड़ी हैरान हुई। एक बार किसी शख्स ने फ़ोन पर मुझसे गुफ्तगू की। उसने कहा, मिस सलारा, तुम हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर से सवाल कर रही थीं, क्या तुम पर तशद्दुद किया जाएगा? इसका जवाब मैं देता हूँ, हम तुम पर एक ज़रा आँच नहीं आने देंगे। तुम्हारे जिस्म पर हल्की सी खराश भी नहीं पड़ने देंगे, क्योंकि तुम दिमागी तौर पर ज़रा कमज़ोर होगी या तुम्हारा दिमाग हसास नहीं रहेगा तो टेलीपैथी जानने वाले तुम्हारे अंदर पहुंच जाएंगे और वो तुम्हें यहाँ से निकाल ले जाने की कोशिश करेंगे। सलारा ने कहा, मेरे भाई, उस शख्स की बातें सुनकर मुझे यकीन हो गया यहाँ कोई मुझे हाथ नहीं लगाएगा। मास्कमैन भी नहीं चाहता कि टेलीपैथी जानने वाले किसी भी बहाने मेरे दिमाग के अंदर पहुँचें और मैं तुम्हारे मुताल्लिक जो कुछ जानती हूँ वो सारी बातें मालूम कर लें या मेरे यहाँ से फ़रार होने के सिलसिले में मेरी मदद कर सकें। वो कमरे में इधर से उधर टहलती जा रही थी और बोलती जा रही थी। मास्कमैन का ये ख्याल दुरुस्त है। फराद ने मुझसे राब्ता कायम करने की कोशिश की थी, मेरे दिमाग में आना चाहता था। मैंने साफ साफ कह दिया, मुझे उसकी मदद की ज़रूरत नहीं और वो कभी ना सोचे कि मुझे यहाँ अजियतें पहुँचाई जाएंगी तो वो फ़ायदा उठाकर चुपचाप मेरे दिमाग में आ सकेगा। यहाँ मैं बड़े आराम से हूँ और मास्कमैन मेरे दिमाग को कभी कमज़ोर नहीं होने देगा। फिर वो एक सर्द आह भर कर बोली, मैं दिल से मजबूर हूँ। मैंने फरहाद से दोस्ताना अंदाज में बात नहीं की, लेकिन पारस के लिए मोहब्बत का पैगाम दिया है। मैं उसे दिन रात याद करती हूँ। मेरे भाई, तुम मेरा मिजाज अच्छी तरह जानते हो। मैं मर्दों से नफ़रत करती हूँ। मैंने अपने भाइयों के सिवा आज तक किसी से मोहब्बत नहीं की, लेकिन ये दिल बड़ा बेईमान होता है। किसी की मर्दानगी से अचानक ही मुतासिर हो जाता है। मैं 2 दिन पारस के साथ रह चुकी हूँ और हर लम्हा उसकी जवां मर्दी से मुतासिर होती रही हूँ। एक शख्स स्क्रीन पर नजर आया। वो सलारा के करीब आते हुए बोला, मिस सलारा, मुदाखलत की मुआफ़ी चाहता हूँ, तुम मौजू से भटक रही हो। वो कहने लगी, तुमने मुआफ़ी मांगी, मैंने मुआफ़ कर दिया। आइंदा मुदाखलत ना करना। मैं पहले अपने दिल की बात करूँगी, फिर ट्रांसफार्मर मशीन के सिलसिले में वही कहूँगी जो तुम लोग चाहते हो। वो शख्स वापस चला गया। सलारा ने कहा, आज तक जिन लोगों ने फराज से दुश्मनी की वो बेमौत मारे गए, अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हुए। ट्रांसफार्मर मशीन के सिलसिले में भी वो तमाम लोगों को नाकाम बनाता रहा है। अगरचे वो खुद भी नाकाम रहा है, लेकिन कामयाबी किसी के हिस्से में आने नहीं देता। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम फराज से जंग करके नहीं
मोहब्बत करके ही अपना मकसद हासिल कर सकते हैं। वो एक सोफे पर बैठते हुए बोली, पारस ने मुझसे वादा किया है, अगर हम ट्रांसफार्मर मशीन उनके सामने पेश कर दें तो वो सबसे पहले मेरे दिमाग में टेलीपैथी का इल्म मुंतकिल करेंगे। मेरे भाई, जब वो इस हद तक राज़ी हो गए हैं तो मैं इस बात पर भी राज़ी कर लूँगी कि वो तुम्हारे दिमाग में भी ये इल्म मुंतकिल कर दें। ये शायद तुम्हारे लिए नाकाबिल यकीन बात हो, लेकिन फरहाद ज़बान का धनी है, ये सब जानते हैं और मैं मोहब्बत की ज़बान समझती हूँ। पारस ने जो वादा किया है उससे कभी मुनहरिफ नहीं होगा, इसका यकीन सोनिया ने भी दिलाया है। मैं इस सिलसिले में तुमसे राब्ता कायम करना चाहती थी, लेकिन नाकाम रही। इसी दौरान मुझे मास्कमैन के लोगों ने अगवा किया और यहाँ पहुँचा दिया। अब हालात बदल गए हैं। मैं समझती हूँ अगर मैं इसी तरह एक हाथ से दूसरे हाथों में पहुँचती रही तो हालात बदलते रहेंगे। पारस ने जो तजवीज़ पेश की थी वो मैंने सुना दी। अब मास्कमैन की तजवीज़ भी सुन लो। वो कहता है मुझे यहाँ ज़मानत के तौर पर रखा जाएगा। तुम उसके 4 आदमियों को ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारोगे। अगर खातिर खा कामयाबी होगी तो मुझे तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा। वो तुमसे ट्रांसफार्मर मशीन का मुतालबा नहीं कर रहा है, पहले एक शख्स को तुम्हारे पास भेजना चाहता है। वो शख्स कुन जहन है। मैंने उसे बताया है कि तुम बहुत बड़े डॉक्टर और साइंसदान हो। वो चाहता है तुम उसके कुन जहन वाले शख्स के दिमाग में अपनी सलाहियतें मुंतकिल कर दो। जब वो कामयाब होकर मास्कमैन के पास पहुंचेगा तो वो किसी टेलीपैथी जानने वाले या जानने वाली को अगवा करने के सिलसिले में तुमसे भरपूर ताउन करेगा। जब कोशिशें कामयाब होंगी, कोई टेलीपैथी जानने वाला हमारे हाथ आएगा तो सबसे पहले तुम मास्कमैन के 3 आदमियों के दिमागों में ये इल्म मुंतकिल करोगे। उसके बाद मुझे रिहाई नसीब होगी।